यहाँ पर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल मशीन के कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल मशीन के कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं जो कि एग्जाम में हमारे काम आ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल मशीन, इलेक्ट्रिकल मशीन की हम बात करते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिकल मशीन में हम बात करें, सबसे पहले सिंक्रोनस मोटर की बात करते हैं। सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस मोटर के अंदर क्या होता है और किस तरीके से सिंक्रोनस मोटर में काम लिया जाता है। यानी सिंक्रोनस मोटर के अंदर हमारे पास में सिंक्रोनस मोटर के अंदर जो वी कर्व होता है उसके बारे में बात। वी कर्व में एक्स एक्सिस पर क्या होता है और वाई एक्सिस पर क्या होता है इसके बारे में बात करें। तो वी कर्व के अंदर एक्स एक्सिस पर होती है हमारी आर्मेचर करंट, आर्मेचर करंट, और वाई एक्सिस पे होता है हमारा फील्ड करंट, फील्ड करंट। नेक्स्ट हम देखें वी कर्व अगर बनाए सिंक्रोनस मोटर का आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के अकॉर्डिंग, तो इस तरीके से कर्व बनेगा। ये हमारी क्या बनेगी, आर्मेचर करंट, ये हमारी बनेगी फील्ड करंट। यानी एक्स एक्सिस पे क्या होगा, हमारा आर्मेचर करंट होगी और वाई एक्सिस पे हमारा फील्ड करंट होगा। या फिर हम बोल सकते हैं कि ये जो एक्स वाई एक्सिस है हमारा, इस पर क्या होगा, आर्मेचर करंट होगी, वाई एक्सिस पे आर्मेचर करंट, इसको हम लिखेंगे आई ए, आर्मेचर करंट। तो एक्सचेंज कर देंगे हम, एक्स एक्सिस पे क्या होगी फील्ड करंट, वाई एक्सिस पे क्या होगी आर्मेचर करंट। एक्स पे होगी हमारी फील्ड करंट। अब इसके बीच में वी कर्व कैसे दिया जाएगा, वी कर्व इस तरीके से बनता है, वी शेप में बनेगा। तो वी शेप में किस तरीके से बनेगा, जैसे ये कर्व बन गया, तीन कर्व बना लेते हैं। ये जो सबसे मेन पॉइंट है यहाँ पर, ये वाला पोर्शन, ये कहलाएगा फील्ड करंट एक्साइटेशन। ये जो पोर्शन दिखा रखा है ये कहलाता है हमारा फील्ड करंट एक्साइटेशन। तो फील्ड करंट एक्साइटेशन में ये तो हमारा है लेग के लिए, और जो पोर्शन है हमारा, जैसे कि आई ए आर्मेचर करंट, यहाँ पर इस पोर्शन पे क्या है मिनिमम है, आई ए मिनिमम, यानी आर्मेचर करंट यहाँ पर मिनिमम है। और इससे इधर जो होगा हमारा अंडर एक्साइटेशन काम करेगी। यहाँ पर हमारी जो मोटर है वो यूनिटी पावर फैक्टर पर काम करेगी, इधर की साइड हमारी मोटर काम करेगी सिंक्रोनस मोटर अंडर एक्साइटेशन, यानी कि, और इधर हमारी जो मोटर काम करेगी वो करेगी ओवर एक्साइटेशन की तरह, ओवर एक्साइटेशन। और सबसे पहली जो कर्व है हमारा, ये बता रहा है हमारी फुल लोड को, दूसरा हाफ लोड को बता, ये बता रहा है फुल लोड को, दूसरा बता रहा है हाफ लोड को, और तीसरा बता रहा है नो लोड। नो लोड पर जो हमारी सिंक्रोनस मोटर है वो लैगिंग पावर फैक्टर पर काम कर रही है अंडर एक्साइटेशन, और ओवर वोल्टेज पर, यानी कि हम कह सकते हैं ओवर एक्साइटेशन में काम करेगी फुल लोड पर, फुल लोड पर ही लीड में काम कर रही है और नो लोड पर ही लैग में काम कर रही है। ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर, जैसे सिंक्रोनस मोटर के लिए बात करें, सिंक्रोनस मोटर इज कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग एट ऑल टाइप ऑफ पावर फैक्टर, यानी सिंक्रोनस मोटर सभी पावर फैक्टर में यहाँ पर ऑपरेट हो सकती है। जैसे कि यूनिटी पावर फैक्टर पर ऑपरेट हो सकती है, अंडर एक्साइटेशन पर होती है, लीडिंग पावर फैक्टर पर हो सकती है फुल लोड के लिए, लैगिंग पावर फैक्टर पर हो सकती है हाफ लोड के लिए। तो लैगिंग पावर फैक्टर की बात करें, इफ द फील्ड एक्साइटेशन इज सच एज, अगर फील्ड एक्साइटेशन हमारा इस तरीके से लीडिंग पावर फैक्टर पर कम काम करेगी, लैगिंग पावर फैक्टर पर कब काम करेगी, इसी के अकॉर्डिंग हम वेव फॉर्म के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं लैगिंग के लिए, लैगिंग पावर फैक्टर पर कब काम करेगी। तो
और लैगिंग पावर फैक्टर पर तब काम करेगी अगर फील्ड एक्साइटेशन हमारा है वो ईवी की वैल्यू है, फील्ड एक्साइटेशन लेस देन वी है, तो ये करेगी मोटर सेट टू बी अंडर एक्साइटेड और इट हैज लैगिंग पावर फैक्टर, तो वहां पर क्या करेगी, मोटर अंडर एक्साइटेड कहलाएगी और लैगिंग पावर फैक्टर पर ये मोटर काम करेगी अपनी। तो वी से अगर लेस देन है तो यानी यहाँ पर मान लेते हैं वी, ये ईवी की जो वैल्यू है, ये वाला इस पोर्शन है ईवी की वैल्यू है कि EMF की वैल्यू, अगर वो वोल्टेज से लेस देन है तो हम कहेंगे हमारी मोटर लैगिंग पावर फैक्टर पर ऑपरेट कर रही है। लीडिंग की कंडीशन क्या होगी, लीडिंग की कंडीशन होगी कि हम कहेंगे कि ईवी की वैल्यू है वो ग्रेटर देन वी है, इसका मतलब हमारी मोटर लीडिंग पावर फैक्टर पर काम कर रही है, यानी इट ड्रॉ लीडिंग करंट। सो वी कैन से दैट लीडिंग पावर फैक्टर क्या है, हम कह सकते हैं कि पावर फैक्टर इसका इम्प्रूव हो गया है, ईवी की वैल्यू अगर बढ़ जाएगी तो उसे हम कहेंगे ओवर एक्साइटेड मोटर। तीसरा एक और पोर्शन है हमारे पास में यूनिटी पावर फैक्टर। यूनिटी पावर फैक्टर की कंडीशन क्या है कि ईवी की वैल्यू है वो वी के इक्वलेंट हो जाए, तो हम कहेंगे मोटर है नॉर्मली एक्साइटेड है। तो ये तो हो गया हमारा सिंक्रोनस मोटर का कॉन्सेप्ट। अगर इसी को हम सिंक्रोनस जनरेटर के लिए काम करें, जैसे कि ये तो हमारा सिंक्रोनस मोटर के लिए वी कर्व हो गया, इसी को हम बात करते हैं सिंक्रोनस जनरेटर के लिए, इसलिए बात करते हैं सिंक्रोनस जनरेटर के लिए। सिंक्रोनस जनरेटर का कर्व किस तरीके से होगा, सिंक्रोनस जनरेटर। सिंक्रोनस जनरेटर का अगर हम कर्व बनाएं तो सिंक्रोनस जनरेटर का भी कर्व इस तरीके से बनेगा, यानी हमारी आर्मेचर करंट होगी और फील्ड करंट होगी। यहाँ पर हमारी फील्ड करंट है, यहाँ पर हमारी आर्मेचर करंट है, आई ए आर्मेचर करंट, और वी कर्व है यहीं पर इसे काम करेगा, यूनिटी पावर फैक्टर पर काम होगा। और यूनिटी पावर फैक्टर से पहले ये क्या करेगा, अंडर एक्साइटेशन की तरह काम करेगा, और यूनिटी पावर फैक्टर के बाद में ये क्या काम करेगा, ओवर एक्साइटेशन की तरह काम करेगा, ओवर एक्साइटेशन। तो वी कर्व है तो वी कर्व इसी तरीके से बनेगा, यहाँ पर तीनों कंडीशन के लिए, नो लोड फुल लोड के लिए हम कंडीशन बना लेते हैं यहाँ पर। अब इसमें क्या होगा कि नो लोड पर होगा कौन, जनरेटर, तो मोटर से तो उल्टा होगा ही, तो नो लोड पर होगा तो लीडिंग की तरह काम करेगा, यानी लीडिंग पावर फैक्टर पर काम करेगा। और हाफ लोड पर है सेंटर वाला पोर्शन, हाफ लोड पर, और ये हमारा कितना फुल लोड पर, फुल लोड पर जो सिंक्रोनस जनरेटर है वो हमारा लैगिंग पावर फैक्टर पर काम करेगा। तो यहाँ पर कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, यानी पोर्शन उल्टा हो जाएगा पूरा सिंक्रोनस जनरेटर के लिए। सिंक्रोनस जनरेटर को हम क्या कह सकते हैं, एक तरीके से हम सिंक्रोनस जनरेटर को हम अल्टरनेटर भी कह सकते हैं, अल्टरनेटर। तो इसका मतलब क्या है कि ये भी ऑपरेट कर सकता है किसी भी प्रकार के पावर फैक्टर पर, जैसे कि लैगिंग पावर फैक्टर पर ऑपरेट कर सकता है, लीडिंग पावर फैक्टर पर ऑपरेट कर सकता है, और ये यूनिटी पावर फैक्टर पर भी ऑपरेट कर सकता है। अब लैगिंग पावर फैक्टर की कंडीशन क्या है, जैसे लैगिंग में सिंक्रोनस मोटर के अंदर तो कंडीशन थी कि ईवी की वैल्यू है लेस देन होनी चाहिए वी से, लेकिन यहाँ पर ग्रेटर देन होनी चाहिए लैगिंग के लिए। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि लैगिंग के लिए जो वैल्यू है, कंडीशन तो सेम है यहाँ पर, लैगिंग के लिए भी कंडीशन सेम है यहाँ पर, यानी ईवी की वैल्यू लेस देन होनी चाहिए वी से, ये हमारा क्या होगा, लैगिंग पावर फैक्टर, फील्ड एक्साइटेशन सच दैट ईवी वैल्यू लेस देन वी। अल्टरनेटर अंडर एक्साइटेड कहलाएगा, लेकिन अंडर एक्साइटेशन में ये लीडिंग पावर फैक्टर की तरह काम करेगा, किसकी तरह काम करेगा, लीडिंग पावर फैक्टर की तरह, और ओवर एक्साइटेशन में ये लैगिंग पावर फैक्टर की तरह काम करेगा। इस तरीके से हम मोटर की बात करें, मोटर हमारा अंडर एक्साइटेशन में लैगिंग की तरह पावर फैक्टर लैगिंग की तरह काम कर रही है, लैगिंग पावर फैक्टर दे रही है अंडर एक्साइटेशन में, और ओवर एक्साइटेशन में लीडिंग पावर फैक्टर दे रही है। लेकिन सिंक्रोनस जनरेटर उल्टा करता है, ये क्या करता है, अंडर एक्साइटेशन में तो लीडिंग पावर फैक्टर देता है और ओवर एक्साइटेशन में ये लैगिंग पावर फैक्टर देता है। जैसे कि लीडिंग पावर फैक्टर हमारा किसमें दे रहा है, अंडर एक्साइटेशन में, तो अगर ये अंडर एक्साइटेशन है तो मतलब सिंक्रोनस जनरेटर है अंडर एक्साइटेशन, जैसे कि यहाँ पर ये लैगिंग दे रहा है तो ये लीडिंग पावर फैक्टर देगा। और अगर हम बात करें
जैसे अगर इसको ओवर एक्साइटेड कर देते हैं सिंक्रोनस जनरेटर को, तो ये क्या करेगा, लैगिंग पावर फैक्टर देगा ओवर एक्साइटेशन कंडीशन। इफ द फील्ड एक्साइटेशन इज सच दैट, लीडिंग की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, लीडिंग में क्या होगा, ईवी की वैल्यू ग्रेटर देन वी हो गई है, तो हम कहेंगे अल्टरनेटर है हमारा क्या हो गया, ओवर एक्साइटेड हो गया, और ये लीडिंग करंट पर क्या करेगा, ड्रॉ करेगा। इसका मतलब ये पावर फैक्टर यहाँ पर क्या हो जाएगा, लीडिंग, जो लीडिंग था उसे लैगिंग हो जाएगा, और यूनिटी पावर फैक्टर पर क्या करेगा, ये नॉर्मली एक्साइटेड का कहलाएगा हमारा। नेक्स्ट हम बात करें, जैसे कॉन्सेप्ट हम देखते हैं, सिलिका जेल जो ट्रांसफार्मर को के अंदर यूज किया जाता है उसके बारे में बात करते हैं। सिलिका जेल किस काम में आता है, तो हम यूज करते हैं सिलिका जेल ट्रांसफार्मर के अंदर। सिलिका जेल ये क्या काम आता है, मॉइस्चर जो होता है उसको एब्जॉर्ब करने का काम आता है। एनवायरनमेंट के अंदर जो मॉइस्चर होता है उसको ये ट्रांसफार्मर की ऑयल के अंदर नहीं जाने देगा। तो हम कह सकते हैं कि प्रिवेंटिंग मॉइस्चर एब्जॉर्बेशन, मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन, तो मॉइस्चर के एब्जॉर्प्शन को ये क्या करेगा, ये प्रिवेंट करने का काम करता है। यानी कि जो सिलिका जेल ब्रेथर है वो ट्रांसफार्मर के अंदर मॉइस्चर को अंदर नहीं जाने देगा। सिलिका जेल का हम और कहाँ यूज करते हैं, सिलिका जेल का पहला यूज तो यही हो गया कि सिलिका जेल इज यूज टू एब्जॉर्ब द मॉइस्चर एंड प्रिवेंट एंटरिंग द ऑयल टैंक। ऑयल टैंक में ये मॉइस्चर को जाने नहीं देगा। वाइल ब्रीथिंग इट इज यूज्ड एज ऑयल ट्रांसफार्मर ब्रेथर, यानी ऑयल ट्रांसफार्मर के ब्रेथर की तरह ये काम करेगा। द कलर ऑफ फ्रेश, फ्रेश जो सिलिका जेल होती है उसका कलर क्या होता है, फ्रेश का यहाँ पर पहला होता है ब्लू, लेकिन जब ये मॉइस्चर को क्या कर लेती है, एब्जर्व कर लेती है, तो ये इसका जो कलर हो जाता है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के बाद में, तो एब्जॉर्ब के बाद में इसका जो कलर हो जाएगा वो हो जाएगा पिंक, इसका कलर हो जाता है। ए ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ ब्रेथर, कंजर्वेटर एंड वकोज रिले। ट्रांसफार्मर के अंदर ब्रेथर भी होता है, कंजर्वेटर भी होता है और वकोज रिले भी होता है। ब्रेथर किस लिए यूज किया जाता है ट्रांसफार्मर में, जैसे हम बात करें ट्रांसफार्मर के अंदर ब्रेथर, ब्रेथर किस लिए यूज किया जाता है, ब्रेथर इज यूज टू ट्रांसफॉर्म टू फिल्टर आउट द मॉइस्चर फ्रॉम एयर। तो यहाँ पर ब्रेथर किस लिए काम क्या करता है, ये मॉइस्चर को एयर से फिल्टर आउट करने का काम करता है। इसे मॉइस्चर फ्रॉम द एयर फिल्टरिंग का काम करेगा ये। दूसरा होता है हमारे पास में कि ब्रेथर को हम क्या यूज करते हैं, ब्रेथर कंसिस्ट ऑफ सिलिका जेल विच एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एयर। दूसरा होता है हमारे पास में कंजर्वेटर टैंक, कंजर्वेटर टैंक ये क्या काम करता है ट्रांसफार्मर के अंदर, कंजर्वेटर टैंक है ये प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द ट्रांसफार्मर विच अलाउ एडिक्वेट स्पेस फॉर एक्सपेंशन ऑफ ऑयल। अगर ऑयल एक्सपेंड होती है तो ऑयल एक्सपेंड टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से, अगर ट्रांसफार्मर के अंदर जो ऑयल एक्सपेंड होती है तो उसको ये स्पेस प्रोवाइड कराता है ताकि वहां पर उस ऑयल का क्या हो सके, एक्सपेंशन हो सके। Therefore, during an overloading condition, the oil move to the conservator tank। और जैसे ही यहाँ पर क्या होगा, ओवरलोडिंग कंडीशन आती है ट्रांसफार्मर पर, ओवरलोडिंग कंडीशन, तो ओवरलोडिंग कंडीशन में क्या होता है, ट्रांसफार्मर का जो ऑयल है वो कंजर्वेटर में टैंक में चला जाता है, या कंजर्वेटर टैंक है वो ट्रांसफार्मर के ऑयल को स्पेस प्रोवाइड कराता है ओवरलोडिंग की कंडीशन के अंदर। तीसरा हमारा ट्रांसफार्मर में होता है वकोज रिले, इसके बारे में बात करते हैं। वकोज रिले ये क्या काम करता है ट्रांसफार्मर के अंदर, तो यहाँ पर वकोज रिले हम क्या यूज करते हैं, प्रोटेक्शन फॉर ट्रांसफार्मर फ्रॉम फॉल्ट अकरिंग इनसाइड द ट्रांसफार्मर।
यानी इनसाइड जो फॉल्ट होते हैं ट्रांसफार्मर में उसे प्रोटेक्शन देने के लिए काम करता है। प्रोटेक्शन फॉर इंटरनल फॉल्ट, यानी ट्रांसफार्मर के अंदर जो इंटरनल फॉल्ट होते हैं उनसे प्रोटेक्शन देने के लिए यहाँ पर ब्रोकाउज रिले का यूज किया जाता है। जैसे ट्रांसफार्मर को जब भी लोड किया जाता है, द टेम्परेचर ऑफ ट्रांसफार्मर इंसुलेटिंग ऑयल इंक्रीज। तो जैसे ही हम ट्रांसफार्मर को लोड करते हैं तो ट्रांसफार्मर के अंदर जो इंसुलेटिंग ऑयल होती है उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और कंसिक्वेंटली द वॉल्यूम ऑफ ऑयल इज इंक्रीज। और जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो वॉल्यूम होता है इसका ऑयल का वो भी यहाँ पर इंक्रीज होगा। तो हम बात कर रहे हैं जैसे टेम्परेचर बढ़ा तो ऑयल का जो वॉल्यूम है, ऑयल वॉल्यूम, ये भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और सबसे पहले हमने क्या किया, लोड किया ट्रांसफार्मर को, LOAD, यानी कि ट्रांसफार्मर को लोड किया। लोड करने की वजह से इंसुलेटिंग ऑयल का टेम्परेचर बढ़ा है और उसकी वजह से यहाँ पर ऑयल का क्या हो गया है, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है। और जैसे ही ऑयल का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, एयर अबव द ऑयल लेवल इन कंजर्वेटर टैंक विल कम आउट। तो यहाँ पर क्या होगी, ऑयल जैसे ही इनकी ऑयल का लेवल बढ़ेगा तो कंजर्वेटर टैंक से क्या है, हवा बाहर निकलेगी। एट लो ऑयल टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ ऑयल इज डिक्रीज एंड क्यूज एयर टू एंटर द कंजर्वेटर टैंक। और जैसे ही अगर वॉल्यूम कम होगा, जैसे टेम्परेचर डाउन होगा, तो टेम्परेचर डाउन होने की वजह से क्या होगा, ऑयल का टेम्परेचर जैसे डाउन होगा तो वॉल्यूम है इसका, ऑयल का, ट्रांसफार्मर ऑयल का, वो डिक्रीज हो जाएगा। और जब ऑयल ऑयल जो ट्रांसफार्मर ऑयल है उसका वॉल्यूम अगर कम होगा यानी डिक्रीज होगा तो उस टाइम पर कंजर्वेटर टैंक के अंदर एयर एंटर करेगी। तो द एयर कंसिस्ट ऑफ मॉइस्चर इन इट। और इसके अंदर क्या हो सकता है कि जब एयर एंटर करती है कंजर्वेटर टैंक के अंदर तो उसमें क्या होता है, मॉइस्चर हो सकता है, कैन बी मिक्सड अप विथ ऑयल, और वो मॉइस्चर है वो ऑयल के साथ मिक्स हो सकता है। इसलिए इसको फिल्टर करने के लिए हमें सिलिका जेल है ब्रेथर की तरह यूज करनी होती है यहाँ पर, ताकि उसको हम फिल्टर कर सकें। थर्ड कॉन्सेप्ट हम देखते हैं, जैसे 15 HP स्क्वायर के इंडक्शन मोटर के लिए कौन सा स्टार्टर हमें रिकमेंड करना चाहिए। बात कर रहे हैं हम इसकी 15 HP स्क्वायरल के इंडक्शन मोटर, SQIRREL स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। तो 15 HP की स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है, इसे हमें यहाँ पर यूज करना है। तो इसके लिए हमें कौन सा स्टार्टर है वो काम में लेना चाहिए। तो इसके लिए हम अगर स्टार्टर यूज लेना चाहें तो ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर हमें यूज करना चाहिए। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, यहाँ पर 15 HP स्क्वायर के इंडक्शन मोटर के लिए हमें यूज करना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर मेथड की बात करते हैं, तीन चार मेथड की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं DOL, डायरेक्ट ऑनलाइन जो स्टार्टर मेथड होता है। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर मेथड ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज सिंपल एंड इकोनॉमिकल। तो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर जो मेथड है वो सिंपल है, इकोनॉमिकल है। इन दिस मेथड द स्टार्टर इज कनेक्टेड डायरेक्टली टू द सप्लाई वोल्टेज, यानी इसमें क्या किया जाता है, सप्लाई वोल्टेज के साथ में डायरेक्ट स्टार्टर को कनेक्ट कर दिया जाता है। और वाई दिस मेथड, स्मॉल मोटर अप टू 5 किलोवाट रेटिंग आर स्टार्टेड टू अवॉइड दी सप्लाई वोल्टेज फ्लक्चुएशन। तो सप्लाई वोल्टेज फ्लक्चुएशन से बचने के लिए इस मेथड के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अप टू 5 किलोवाट रेटिंग की जो मोटर है, क्या है, अप टू 5 किलोवाट रेटिंग की जो मोटर है उनको यहाँ पर वोल्टेज फ्लक्चुएशन से बचाने के लिए स्टार्ट किया जा सकता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर मेथड से।
फिर स्टार डेल्टा स्टार्टर मेथड की बात करते हैं। दी स्टार डेल्टा स्टार्टर मेथड। स्टार डेल्टा स्टार्टर मेथड क्या कहता है? इन स्टार डेल्टा स्टार्टर मेथड ऑफ स्टार्टिंग थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज वेरी कॉमन, यानी थ्री फेज इंडक्शन मोटर को हम इस मेथड से स्टार्ट करते हैं। एंड वाइडली यूज्ड अमong ऑल द मेथड। इन दिस मेथड द मोटर रन एट डेल्टा कनेक्टेड स्टार वाइंडिंग, यानी मोटर है यहाँ पर डेल्टा कनेक्टेड स्टार वाइंडिंग में रन करती है। एंड इट इज आल्सो यूज्ड फॉर स्मॉल मोटर अप टू 5 किलोवाट रेटिंग। तो यहाँ पर स्टार डेल्टा भी हम 5 किलोवाट रेटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। और इस मेथड में मोटर है डेल्टा कनेक्टेड स्टेटर वाइंडिंग के अंदर रन करती है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर मोटर, पहली बात तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर के लिए यूज किया जाएगा, थ्री फेज इंडक्शन मोटर के लिए यूज किया जाएगा इंडक्शन मोटर। और कब तक की? अप टू 5 किलोवाट तक की रेटिंग की इंडक्शन मोटर के लिए यूज किया जा सकता है। दूसरा, इसमें क्या होता है, मोटर रन एट डेल्टा कनेक्टेड स्टेटर वाइंडिंग एट डेल्टा कनेक्टेड स्टेटर वाइंडिंग। तीसरा होता है हमारे पास में ऑटो ट्रांसफॉर्मर। क्या होता है? ऑटो ट्रांसफॉर्मर। ऑटो ट्रांसफॉर्मर की हम बात करते हैं। ऑटो ट्रांसफॉर्मर होता है एक मेथड होता है जो भी मोटर के लिए यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड इन बोथ टाइप ऑफ कनेक्शन, आइदर स्टार कनेक्टेड और डेल्टा कनेक्टेड। ऑटो ट्रांसफॉर्मर को हम स्टार कनेक्टेड में यूज कर सकते हैं और डेल्टा कनेक्टेड के भी अंदर यूज कर सकते हैं। The auto transformer is used to limit the starting current of induction motor, यानी इंडक्शन मोटर की जो स्टार्टिंग करंट है उसको लिमिट करने के लिए काम आता है। इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग करंट, इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग करंट को ये लिमिट करने के लिए ऑटो ट्रांसफार्मर यहाँ पर काम आएगा ऑफ द इंडक्शन मोटर। एंड दिस मेथड इज यूज्ड फॉर हाई रेटिंग ऑफ स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर। तो अगर जो स्क्वायर केज इंडक्शन होती है हाई रेटिंग की, उनके लिए यहाँ पर किया जाता है। हाई रेटिंग स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर के लिए यूज किया जाएगा। स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर, इंडक्शन मोटर। So this method is most suitable for 20 किलोवाट स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर। तो यहाँ पर जैसे 20 किलोवाट की हो गई, ज़्यादा किलोवाट की जो इंडक्शन मोटर होती है वहाँ पर इस जो ऑटो ट्रांसफार्मर मेथड है स्टार्टिंग का, इसको हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे सिंक्रोनस मोटर की ही बात करेंगे। सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस मोटर में कॉन्सेप्ट काम आता है successive overshoot and undershoot in the motor speed due to the sudden change in load। तो लोड में सडन चेंज की वजह से, लोड के सिंक्रोनस मोटर के अंदर लोड में सडन चेंज की वजह से क्या होते हैं, सडन चेंज की वजह से यहाँ पर क्या जाते हैं, सक्सेसिव ओवरशूट और अंडरशूट आते हैं मोटर की लोड के अंदर ड्यू टू सडन चेंज मोटर स्पीड इन दी मोटर स्पीड ड्यू टू सडन चेंज इन लोड, यानी लोड में सडन चेंज करते हैं तो मोटर की स्पीड में, मोटर की स्पीड में क्या आ जाते हैं, सक्सेसिव ओवरशूट और अंडरशूट कंडीशन आ जाती है। ओवरशूट एंड हम कह सकते हैं अंडरशूट, ये दो कंडीशन आ जाती है। यानी इन दी सिंक्रोनस मोटर the phenomena of a successive overshoot and undershoot in the motor speed due to the sudden change in load,
वो क्या कहलाता है, वो फिनोमिना हमारा कहलाता है, जो सडन चेंज होता है उसे हम कहते हैं हंटिंग। यानी उस प्रोसेस को हम कहेंगे हंटिंग, जिसकी वजह से सडन चेंज यहाँ पर आ जाता है। In synchronous motor, the phenomena of successive overshoot and undershoot in the motor speed due to the sudden change in the load is called hunting। तो यहाँ पर हंटिंग की क्या क्या कारण हो सकते हैं सिंक्रोनस मोटर के अंदर हंटिंग के? पहला कारण तो हो सकता है पीरियोडिक वेरिएशन ऑफ लोड, यानी कि लोड के अंदर अगर क्या आ रहा है, पीरियोडिक वेरिएशन आ रहा है, पीरियोडिक वेरिएशन ऑफ लोड, यानी लोड में पीरियोडिक वेरिएशन आ रहा है। दूसरा, लोड में अगर सडन चेंज आ रहा है, सडन चेंज इन लोड, तब भी यहाँ पर हंटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर फॉल्ट अकरिंग इन द सिस्टम व्हेन सप्लाइड बाय जनरेटर, जब सप्लाई किया जाता है जनरेटर के द्वारा, तब यहाँ पर फॉल्ट हो जाता है। फॉल्ट अकरिंग इन द सिस्टम, फॉल्ट अकरिंग इन द सिस्टम व्हेन सप्लाइड बाय जनरेटर, सप्लाइड बाय जनरेटर। और नेक्स्ट कंडीशन हो सकती है यहाँ पर, वो क्या हो सकता है, सडन चेंज इन दी फील्ड करंट, सडन चेंज इन दी फील्ड करंट। अगर फील्ड करंट में भी अगर सडन चेंज कर देते हैं, तभी यहाँ पर हंटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। और साइक्लिक वेरिएशन ऑफ लोड टॉर्क, इसकी वजह से भी हंटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। साइक्लिक वेरिएशन ऑफ लोड टॉर्क, लोड टॉर्क। तो ये क्या है, हंटिंग की क्यूजेज हैं सिंक्रोनस मोटर के अंदर, कि इनकी वजह से हंटिंग हो सकती है। अब इफेक्ट भी हम देख लेते हैं, हंटिंग का क्या इफेक्ट है। अगर ये हंटिंग हो रही है तो इसकी क्या वजह से क्या क्या प्रॉब्लम यहाँ पर आ सकती है सिंक्रोनस मोटर के अंदर। इफेक्ट ऑफ हंटिंग हम देख लेते हैं। तो हंटिंग का इफेक्ट है, इट कैन लीड टू लॉस ऑफ सिंक्रोनिज्म, यानी कि लॉस ऑफ सिंक्रोनिज्म, सिंक्रोनिज्म को लॉस हो सकता है यहाँ पर, यानी मोटर अपना सिंक्रोनिज्म में खो सकती है। दूसरा क्या इफेक्ट हो सकता है इसका, इट कैन क्यूज वेरिएशन ऑफ सप्लाई वोल्टेज प्रोड्यूसिंग अनडिजायरेबल लैंप फ्लिकर। तो यहाँ पर अनडिजायरेबल लैंप फ्लिकर होगा, लैंप फ्लिकर, यानी इट कैन क्यूज वेरिएशन ऑफ द सप्लाई वोल्टेज, और सप्लाई वोल्टेज में वेरिएशन आएगा इसकी वजह से, हंटिंग की वजह से। तो हम कह सकते हैं कि अनडिजायरेबल ब्लैंक फ्लिकर यहाँ पर लैंप के अंदर हो सकता है। द पॉसिबिलिटी ऑफ रेस्पॉन्स रेजोनेंस कंडीशन इंक्रीज। तो यहाँ पर जैसे ही हंटिंग होती है तो रेजोनेंट कंडीशन की जो पॉसिबिलिटी है यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है। If the frequency of torque component become equal to the transient oscillation of the synchronous machine, resonance में takes place। तो इसमें रेजोनेंस की कंडीशन भी यहाँ पर हो सकती है, किसकी वजह से, हंटिंग की वजह से, क्योंकि रेजोनेंस इंक्रीज हो जाता है। रेजोनेंस की कंडीशन यहाँ पर इंक्रीज हो सकती है, तो रेजोनेंस की कंडीशन की भी प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पर सिंक्रोनस मशीन के अंदर। क्योंकि अगर हम कह सकते हैं कि if the frequency of torque component become equal to the that of the transient oscillation of the synchronous machine, then response may takes place and large mechanical stress may develop in the rotor shaft। और हंटिंग की वजह से रोटर शाफ्ट के अंदर मैकेनिकल स्ट्रेस है बढ़ जाएगा, तो लार्ज मैकेनिकल स्ट्रेस, मैकेनिकल स्ट्रेस। और एक और प्रॉब्लम इसकी वजह से होती है, इफेक्ट क्या है इसका, मशीन लॉस इंक्रीज एंड टेम्परेचर ऑफ मशीन राइज, यानी कि यहाँ पर लॉस भी इंक्रीज हो जाएगा, एंड हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो टेम्परेचर है मशीन का वो भी यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। अब इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, अगर मान लीजिए हम रिड्यूस करना चाह रहे हैं हंटिंग, तो रिड्यूस क्या क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम रिड्यूस कर सकते हैं।
तो हम क्या यूज करेंगे, हंटिंग को अगर हमें हटाना है, कम करना है, तो हम डैम्पर वाइंडिंग यूज करेंगे। डैम्पर वाइंडिंग। डैम्पर वाइंडिंग यूज करेंगे। और एक और है, वो क्या है, फ्लाईव्हील यूज कर सकते हैं अगर हंटिंग को हमें कम करना है। यूज फ्लाईव्हील। फ्लाई व्हील। तो यहाँ पर हम फ्लाईव्हील यूज करेंगे अगर हमें हंटिंग को कम करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे हमें इस टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर का जो टर्न रेशो दे रखा है वो 10 दे रखा है। तो हम बात करेंगे यहाँ पर ट्रांसफार्मर के कुछ टर्न रेशो के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें। जैसे ट्रांसफार्मर के टर्न रेशो के बारे में बात करेंगे। ट्रांसफार्मर टर्न रेशो, जैसे प्राइमरी वोल्टेज डिवाइड बाई सेकेंडरी वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है, हमारा करंट का रिलेशन होता है आईपी डिवाइड बाई आईएस डिवाइड बाई सेकेंडरी करंट डिवाइड बाई प्राइमरी करंट, और इक्वल टू होता है प्राइमरी टर्न डिवाइड बाई सेकेंडरी टर्न। यानी वोल्टेज और टर्न रेशो तो हमारा सेम रहता है, प्राइमरी डिवाइड बाई सेकेंडरी, प्राइमरी डिवाइड बाई सेकेंडरी, लेकिन हमारा करंट क्या रहता है यहाँ पर डिफरेंट रहता है। और इसी के द्वारा हमें तीन अगर चीज़ें कोई दे दी हमें, तो एक चीज़ हम अननोन निकाल सकते हैं। ये ट्रांसफार्मर क्या है, एक स्टैटिक डिवाइस है दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर विदाउट चेंजिंग इट्स फ्रीक्वेंसी। यानी फ्रीक्वेंसी का इसमें कोई रोल नहीं है, करंट का वोल्टेज का ही रोल है, यहाँ पर पावर को क्या करता है, कन्वर्ट करता है। और सो दैट इनपुट एंड आउटपुट फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा यहाँ पर ट्रांसफार्मर के अंदर सेम रहेगी, यानी फ्रीक्वेंसी का यहाँ पर कुछ चेंज होने वाला नहीं है ट्रांसफार्मर के अंदर, चाहे वो स्टेप अप हो स्टेप डाउन हो। इन स्टेप अप और स्टेप डाउन द लेवल ऑफ एसी वोल्टेज एंड करंट इज सेम। The transformer work on the principle of mutual inductance of two coil और Faraday law of electromagnetic induction। यानी हम कह सकते हैं ट्रांसफार्मर कौन से प्रिंसिपल पर काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू कॉइल। म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू कॉइल, या इसी को हम कह सकते हैं क्या, फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फेराडे, इसी का दूसरा नाम है फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एंड when the current, हम कह सकते हैं the transformer work on the principle of mutual inductance of two coil and Faraday law of electromagnetic induction। And when the current in the primary coil is changed, the flux linked to the secondary coil also changed, that is called mutual inductance। And consequently an EMF induced in the secondary coil, अगर यहाँ पर फ्लक्स चेंज होगा सेकेंडरी कॉइल के अंदर, प्राइमरी के अंदर करंट चेंज होने की वजह से, जैसे हम बात करें ट्रांसफार्मर की, जैसे ये हमारा क्या है ट्रांसफार्मर। अब इस ट्रांसफार्मर के अंदर प्राइमरी के अंदर हम करंट में चेंज करते हैं, यानी कि हम प्राइमरी करंट में चेंज करेंगे, तो जो फ्लक्स यहाँ पर लिंक्ड होगा सेकेंडरी के साथ में उस फ्लक्स में चेंज आएगा, और उस फ्लक्स में चेंज आने की वजह से ईएमएफ यहाँ पर सेकेंडरी की साइड है ट्रांसफार्मर के अंदर वो प्रोड्यूस होगा। ईएमएफ यहाँ पर प्रोड्यूस होगा इन द सेकेंडरी साइड कॉइल ड्यू टू द फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। And electrical power transfer from primary coil to secondary by magnetic flux। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल पावर है किसके द्वारा ट्रांसफर हो रही है, प्राइमरी से सेकेंडरी, मैग्नेटिक फ्लक्स के द्वारा यहाँ पर ट्रांसफर हो रही है। मैग्नेटिक फ्लक्स के द्वारा यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये ट्रांसफर हो रही है। तो अगर हमारा जो फ्रीक्वेंसी पर यहाँ पर कुछ इफेक्ट यहाँ पर नहीं पड़ने वाला है ट्रांसफार्मर के अंदर, ये हमें ध्यान रखना है। बाकी कॉन्सेप्ट है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे।